वर्तमान संसद भवन ये भारत की आजादी के उन शहीदों का भी प्रतीक है जिन्होंने कई वर्षों की लड़ाई के बाद आजादी प्राप्त की थी। यह वही संसद भवन है जहां पर संविधान सभा के रूप में लोगों ने कार्य किया था, नई नई पॉलिसीज को बनाया था और भारत के वर्तमान संविधान का स्वरूप वहीं पर गढ़ा गया था। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम हमारे पुराने संसद भवन के निर्माण, इसके पीछे की प्रेरणा क्या रही है और प्रेरणा के लिए किन किन आर्किटेक्टर ने काम किया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के हमारे विषय को। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा पुराना संसद भवन है जिसे अब संग्रहालय के रूप में निर्मित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। यानी आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा पुराना संसद भवन है उसे कहां से प्रेरणा लेकर बनाया गया था और इसके पीछे की क्या वजह रही हैं। जिस मंदिर से प्रेरणा लेकर इसे बनाया गया था उस मंदिर की खास विशेषता क्या है, आइए देखते हैं हमारे विषय को। विषय है पुराना संसद भवन। मध्य प्रदेश के किस मंदिर से मिली थी प्रेरणा, यानी इसके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के किस मंदिर से प्रेरित इसकी जो पूरी आर्किटेक्चर है इसे हम देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के मुख्य बिंदुओं को। सबसे पहले देखेंगे खबर कहां पर प्रकाशित हुई है, इसके बाद यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, इसके बाद जानेंगे पुरानी संसद भवन के बारे में जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह भी जानेंगे कि यह कैसे 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है और 64 योगिनी मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में बनाया हुआ है, जिससे प्रेरणा इसके बारे में ली गई है, उस मंदिर के रहस्य के बारे में समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि क्या इस मंदिर से ही प्रेरणा लेकर संसद भवन को बनाया गया था, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या तर्क है, इसे समझेंगे। अंत में जानेंगे मंदिर निर्माण की शैलियों को जो कि 3 प्रकार से हैं, हम सभी जानते हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो इनके बारे में जो कुछ प्रमुख बिंदु जो भी होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा और इसे हम नए पैटर्न से पूछ रहे हैं, यानी यूपीएससी जैसे सवाल फ्रेम करता है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, उसी तरीके से इस प्रश्न को भी फ्रेम किया गया है। आपको यह बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से संबंधित है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे इनफोकस का पीडीएफ आपको अवेलेबल किया जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं इनफोकस दृष्टि आईएएस या दृष्टि आईएएस इनफोकस। और यदि आपको यह नहीं मिलता है चैनल तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर क्या थी, खबर देखते हैं। खबर थी कर्टेन्स फॉर ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, द मध्य प्रदेश टेम्पल बिलीव्ड टू हैव इंस्पायर्ड इट। यानी मध्य प्रदेश के जिस टेम्पल से इसे इंस्पायर्ड माना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और हमारा जो ओल्ड संसद भवन है, पुराना संसद भवन है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले यह खबर सुर्खियों में क्यों है तो अभी हमने चर्चा की थी। कुछ समय से हम सभी जानते हैं कि विशेष संसद सत्र की काफी चर्चा चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो विशेष संसद सत्र है यह नए संसद भवन में संचालित की जाएगी। ऐसे में एक अंतिम दिन बचता है कब, जो कि पुराने संसद भवन में सब लोग इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं, पुराने इतिहास को याद करते हैं, पुराने संसद भवन की सभी विशेषताओं के बारे में आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। इसी समय में भारतीय प्रधानमंत्री काफी भाव विभोर हो जाते हैं और वे कहते हैं कि इस संसद भवन ने अपने 75 वर्षों को पूरा किया है। यानी यदि हम आजादी के बाद देखें तो भारत की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा को यह संसद भवन हमें याद दिलाता है। यानी आने वाले समय में जब हम नए संसद भवन में जाएंगे तो पुराने संसद भवन को, यानी मौजूदा जो संसद भवन है, उसे संग्रहालय के रूप में बदल दिया जाएगा। इस वजह से भी जो हमारा पुराना संसद भवन है वह छूट रहा है। तो इस वजह से जो भी लोग वहां उपस्थित थे उन सभी ने इसे एक भावनात्मक रवैये या भावनात्मक तौर पर देखा। यदि हम हमारे पुराने संसद भवन की बात करें तो यह एक गोलाकार स्तंभों से सुसज्जित संसद भवन था जो लंबे समय से भारत के लोकतंत्र, इसकी सुंदर और गरिमामय वास्तुकला का प्रतीक रहा है। यानी जो हमारा संसद भवन है जिसे हम पुराने संसद भवन के नाम से अब जानते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में संग्रहालय के रूप में बन जाएगा, स्थापित हो जाएगा। इसने भारत की इतने वर्षों की हमारी जो पूरी प्रक्रिया है इसे पूरा इसी तरीके से भारत के लोकतंत्र को इसने क्या किया है, समन्वित कर रखा है और यह हमारी वास्तुकला का प्रतीक है। एक समान गोल और स्तंभों वाली संरचना संसद से कई शताब्दियों पहले से है। यानी हम तो मानते हैं अभी तक, क्योंकि हमने संसद को देखा है,
लेकिन संसद भवन से पहले से भी ये जो स्तंभों वाली संरचना है यह कई शताब्दियों पहले से है और इसका उदाहरण है मध्य प्रदेश का एक मितालवी मंदिर, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर, जिसकी आप इमेज देख पा रहे होंगे। इसी से प्रेरित होकर संसद भवन को निर्मित माना जाता है। सबसे पहले जानते हैं हम हमारे पुराने संसद भवन के बारे में और इसकी प्रेरणाओं के संदर्भ में कि यह प्रेरणा कहां से ली। तो जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को नई दिल्ली ट्रांसफर किया तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग्स ने कहा, उन्होंने अपने ब्रिटिश आर्किटेक्टर को बुलाया जिनका नाम था एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। इनके द्वारा ही इन्होंने दिल्ली के इस पूरे क्षेत्र को आर्किटेक्ट किया, इसका डिजाइन निर्माण करवाया और इन्होंने इसका निर्माण करके बनाया जो वर्तमान में जिसे हम संसद भवन के नाम से जानते थे, इसका इन्होंने निर्माण किया था। लेकिन संसद भवन बनने से पहले ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था और इसे इसी नाम से जाना जाता था। कब से कब तक, इसे भी ध्यान रखेगा, 18 जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक, यानी भारत की आजादी से पहले तक इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर जाना जाता रहा है। फिर भारत आजाद होता है और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा गठित होती है, जो वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण करती है, इस पर चर्चा करती है, विभिन्न मुद्दों पर बहस करती है, वह इसी स्थान पर बनाई गई थी। यानी भारत की संविधान सभा के रूप में भी इस स्थान ने कार्य किया है। फिर जब संविधान बनकर तैयार होता है, एक गणतंत्र के रूप में भारत कार्य करने लगता है, राज्यसभा और लोकसभा बनती है, तो इसके बाद बनता है यह संसद भवन। यानी बाद में संविधान को अपनाने के बाद से भारत जब एक गणतंत्र के रूप में कार्य करता है, तब भारत की जो संसद है वह निकलकर सामने आती है और इसे ही, इस भवन को ही फिर हम संसद भवन के नाम से जानने लगते हैं। देखिए, जब नई दिल्ली में अंग्रेजों की राजधानी ट्रांसफर हुई तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने साफ कहा था, यानी स्पष्ट किया था कि हम जो जिन इमारतों का निर्माण करने वाले हैं उसमें भारतीय तत्व मौजूद होने चाहिए। यानी ये इमारतें कहीं से भी ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि ये विदेशियों द्वारा जो उनकी वास्तुकला है वे भारतीय इमारतों पर थोपी जा रही है। ऐसे में लॉर्ड हार्डिंग्स ने अपने जो भी आर्किटेक्टर रहे हैं उनसे कहा कि उनमें भारतीय तत्व मौजूद होना चाहिए, कहीं से भी भारतीय जो इमारतें हैं उनमें जो विदेशी वास्तुकला है या विदेशी जो उनकी अपने निर्माण की पद्धति है इमारत निर्माण की, वह इसमें थोपी हुई प्रतीत नहीं होनी चाहिए। यानी हो सकता है कि इसका मिश्रण मौजूद हो लेकिन इसमें यह ना हो कि इसमें भारतीय तत्व मौजूद नहीं है। जबकि लुटियंस पश्चिमी वास्तुकला की श्रेष्ठता से आश्वस्त थे, वे जानते थे कि पश्चिमी वास्तुकला अपने आप में काफी प्रमुख है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भारतीय तत्वों को मौजूद रखने के लिए ही इस तरीके का पूरा जो इन्होंने आर्किटेक्ट है वह पूरा यह डिजाइन किया था। अब बात करते हैं कि इस डिजाइन के लिए उन्होंने कहां पर दौरा किया, क्या वास्तव में उन्होंने दौरा किया था। तो कई बार या कहें कि कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि इसके लिए यानी भारतीय तत्वों को जानने के लिए, समझने के लिए उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश प्राचीन और मध्ययुगीन स्थलों का इन्होंने दौरा किया था, जिनमें दोनों आर्किटेक्ट शामिल थे जिन्होंने मांडू, लाहौर, लखनऊ, कानपुर और इंदौर का दौरा किया, विभिन्न मंदिरों को देखा, भारत की कई पुरानी इमारतों को देखा और इसके बाद शायद इन्होंने वहां से यह प्रेरणा ली। यानी संसद, राष्ट्रपति भवन और अन्य इमारतें भारतीय और पश्चिमी शैली की वास्तुकला का मिश्रण मानी जाती हैं, जिनमें से यह मंदिर भी प्रमुख था जहां से इन्होंने प्रेरणा ली थी। ये हमने देखा पुरानी जो संसद भवन है इसके बारे में। अब जानते हैं कि आखिर ये 64 योगिनी मंदिर क्या है और मध्य प्रदेश का जो 64 योगिनी मंदिर है वह कहां पर स्थित है और यह कैसे निर्मित है जहां से यह प्रेरणा ली गई है। यदि हम बात करें 64 योगिनी मंदिर के बारे में तो यह जो 64 योगिनी मंदिर जिससे प्रेरणा लेकर संसद भवन को निर्मित किया गया था या बनाया गया था, यह मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर मितालवी में एक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर है जिसे कई सौ वर्षों पहले बनाया गया था। इसके निर्माण की बात पता चलती है कि 1323 के आसपास कच्छप वंश के राजा देवपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह जो है प्रमुख तथ्य हमें मुरैना की वेबसाइट में भी मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में 64 योगिनियों के आधार पर कुछ छोटे छोटे स्तंभ निर्मित किए गए हैं और ये 64 योगिनियों को समर्पित है। इसकी वास्तुकला बाकी मंदिरों से अलग है
क्यों बाकी मंदिरों से अलग है? क्योंकि बाकी मंदिरों को एक देवता के लिए समर्पित बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर को 64 योगिनियों को समर्पित बनाया गया है। दरअसल इसमें 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा और जादूगरनी है। लेकिन एक पौराणिक कथा की यदि हम माने तो जब रक्तवीज जैसा राक्षस पैदा हुआ था तो उसके एक रक्त की बूंद से एक नए राक्षस का जन्म होता था। ऐसे में उससे उद्धार पाने के लिए या उसके वध के लिए जब दुर्गा आगे बढ़ती हैं तो वो 64 योगिनियों का पूरा उन्होंने एक पूरी सेना तैयार की थी और इन्हीं 64 योगिनियों की सहायता से फिर वे बाद में रक्तबीज को मार पाती हैं, उसका यहाँ पर मरण कर पाती हैं। तो ऐसा भी प्रसिद्ध है कि ये जो 64 योगिनियों की सेना तैयार की गई थी देवी दुर्गा के द्वारा, वे 64 योगिनियां यही हैं। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें मितालवी मंदिर के बारे में तो मितालवी मंदिर गोलाकार है। इसमें 64 कक्ष मौजूद हैं जो 64 योगिनियों को समर्पित हैं और इसमें एक केंद्रीय मंदिर है जो शिव को समर्पित है। इसकी इमेज हमने आगे देखी भी थी, इसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। आप इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो दूसरी वाली इमेज है ये 64 योगिनी मंदिर की या मितालवी मंदिर की इमेज है, जिसमें बीच में भी आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे स्तंभ निर्मित हैं और इसके चारों तरफ जो गोलाकार है इसमें भी छोटे छोटे कक्ष स्थापित किए गए हैं, स्तंभ स्थापित किए गए हैं। और हमारा जो पुराना संसद भवन है उसमें भी देखिए इसी प्रकार की आकृति निर्मित है, यानी कहीं ना कहीं इस मंदिर से प्रेरित होकर संसद भवन को निर्मित माना जाता है। मितालवी मंदिर अन्य 64 योगिनी मंदिरों की तरह ही हाई पेथरल है। ध्यान रखिएगा, हाई पेथरल का मतलब क्या होता है? हाई पेथरल का मतलब होता है जिसमें छत नहीं होती। मंदिर की यदि हम व्यास की बात करें तो इसका व्यास लगभग 125 फीट है। ठीक है, इसमें मूर्तियां और नक्काशी लगभग नष्ट हो गई हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये कई वर्षों पुराने से स्थापित किया गया था। इसमें ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को जो स्थापित किया गया था यह मुख्य रूप से ज्योतिष और गणित के अध्ययन के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो ये हमने बात की 64 योगिनी मंदिर के बारे में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे मितालवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर में संसद को प्रेरित क्यों माना जाता है, या 64 योगिनी मंदिर से संसद भवन को प्रेरित कैसे माना जाता है। तो देखिए स्पष्ट रूप से ये कहीं भी नहीं पाया गया, लेकिन इसकी कोई सबूत भी मौजूद नहीं है कि लुटियंस या बेकर ने इन पूरे क्षेत्र का दौरा किया था, यानी यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा किया गया था, जिसमें कहा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर भूकंपीय क्षेत्र 3 में स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र 3 में स्थित होने की वजह से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में भूकंप आए हैं, यानी 1300 के दशक में कई भूकंपों का सामना करने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि मंदिर में ऐसी कोई भी दृश्य वाली क्षति नहीं हुई है जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके। यह मंदिर पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। इसकी इसी खास विशेषता की वजह से ऐसा माना जाता है, यानी इसी कारण के तौर पर देखा जा सकता है कि लुटियंस ने ऐसे असामान्य आकार की इमारत से संदर्भ लिया था या प्रेरणा ली थी, यानी इसी तरीके से माना जाता है कि लुटियंस ने इससे प्रेरणा ली थी। इतिहासकार यदि हम स्वप्ना लिडल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि लुटियंस और बेकर ने भारतीय वास्तुकला के उदाहरण के लिए दौरे किए थे। इस बात की स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दौरे किए हैं। इन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एकत्र की गई जो भी तस्वीरें हैं, हो सकता है इन तस्वीरों से ही उन्होंने प्रेरणा ले ली हो और उन्हें देखा हो कि इस भूकंपीय जोन में स्थापित होने के बाद भी इस मंदिर को कोई भी दृश्य रूप से क्षति नहीं पहुंची है, तो इसलिए संसद भवन को भी इसी तरीके से बनाया जाना चाहिए। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने संसद भवन का निर्माण किया था। अब बात करते हैं हम हमारे मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो दरअसल मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, जिनमें प्रमुख है नागर और द्रविड़, और फिर इन दोनों को मिश्रित करके एक नई शैली बनती है बेसर शैली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नागर शैली को। नागर शैली का नाम नागर शैली क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम इसे नगर में बनाया गया था, यानी सर्वप्रथम नगर में निर्मित होने की वजह से इसका नाम पड़ा नागर शैली। अब बात करें कि ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं मंदिर, तो ये हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित हैं और फैले हुए हैं। इनके निर्माण की समयावधि की बात करते हैं तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद जो भी शासक वंश थे इन्होंने इन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया था। इस मंदिरों की खास विशेषता यह है कि इसमें समतल छत से उभरी हुई शिखर की प्रधानता है और ऐसा माना जाता है कि ये चतुष्कोणीय होते हैं। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली के संदर्भ में, तो ऐसा माना जाता है कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जो भी मंदिर निर्मित हैं वे द्रविड़ शैली से इंस्पायर्ड हैं, द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। इनकी खास विशेषता है विशाल संकेंद्रीय प्रांगण तथा अष्टकोणीय मंदिर संरचना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है इनकी बहुमंजिला
मंदिर निर्माण शैली, क्योंकि इनके गोपुरम बहुत विशाल होते हैं, ये इनकी खास विशेषता है। गोपुरम यानी प्रवेश द्वार। और दक्षिण भारत में जो द्रविड़ शैली है, इनकी गोपुरम खास विशेषता वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया था और चोल काल में इन्होंने इसे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अंत में आते आते ये ह्रासमान हो गए। कहां तक? विजयनगर साम्राज्य में माना जाता है इनका पतन होना शुरू हो गया। अंत में आती है बेसर शैली। बेसर शैली जैसे कि हमने जाना, नागर और द्रविड़ शैली का क्या है, ये मिला जुला रूप है या मिश्रण है। ऐसा माना जाता है कि जो बीच वाला हिस्सा छूट गया है, हम भारत की बात करें तो ये मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा मंदिर तक फैले हुए हैं। इनके आकार की बात करें तो आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार देखे जाते हैं और इन्हें भी 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों के निर्माण के तौर पर जाना जाता है। यानी इसी समय में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। ये नागर शैली की विशेषता वाले मंदिर है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता वाले मंदिर है और फिर इन दोनों की विशेषताओं को मिक्स करके बनता है बेसर शैली। ठीक है, तो ये इसके मंदिर है। आप इनके एग्जाम्पल प्राप्त कर सकते हैं। हमने आर्ट एंड कल्चर का एक पूरा एपिसोड बनाया था, उसमें इसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरानी संसद भवन मध्य प्रदेश की मितौली में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। दूसरा, यह मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही है और हैं? केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी दो कथन सही हैं या सभी दो कथन गलत हैं? मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के साथ एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।